चलो ठीक है, देखो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी सवाल जो अपना हुआ था ये फ्रैक्शन वाला हुआ था, इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ये वाला रीड कर लो एक बार फिर डिस्कस कर। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। इसमें याद होगा आप लोगों को कि इस टाइप की कैटेगरी के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जो भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है सबका प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो। अगर दो ही कैरेक्टर है तो एक को एक्स ले लो और एक को क्या ले लो, वाई ले लो। तो लिखो लेट Jacob's age is equal, yeah, Jacob's age नहीं, sorry, Jacob's present age, let Jacob's present age is equals to x and son's age is equals to y and son's age is equals to y। ठीक है, अब ध्यान से ना क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के अंदर में मेरे ख्याल में दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम का जो है वो स्टोरी बताया हुआ है आप। ठीक है ना, फर्स्ट स्टोरी है 5 ईयर हेंस। 5 ईयर्स हेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट आप हेडिंग जैसे लिखो 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस। और 5 साल के बाद फ्यूचर में जैकब का खुद का एज कितना हो जाएगा, जैकब इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x प्लस 5। ठीक है, और सन का एज कितना हो जाएगा y प्लस 5, पहले y था। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाना चाहिए बताओ, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा बताओ, जैकब इज इक्वल्स टू 3 इंटू सन। ठीक है, जैकब कितना है x प्लस 5 और सन कितना है y प्लस 5, 3 इंटू वाई प्लस 5 खोल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। 15 को और y को सबको इधर ले आओ, ये 15 को रहने दो, y को इधर ले आओ। तो आई थिंक x माइनस 3y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल। अगर कोई डाउट है यहां तक तो डिस्कस कर लो, एक बार पूछ लो। अच्छा, ये तो हो गया 5 साल पहले का कहानी। अब एक दूसरा कहानी भी दिया हुआ है हमको, वो कब का है बताना जरा। 7 टाइम्स अगो कैसे होगा, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले का कहानी है दूसरा। अब 5 साल पहले हम जेकब और सन का एज क्या रहा होगा उसका पहले प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही एक हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, उसमें लिखो 5 ईयर्स अगो, लिख रहे हैं 5 ईयर्स अगो। तो इसमें ठीक ही कह रहे हो, जैकब का एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 और सन का एज कितना हो जाएगा y माइनस 5। जैकब का एज x माइनस 5, सन का एज y माइनस 5। और रिलेशनशिप क्या है इनके एज के बीच में, जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं बताओ, j इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ सन, राइट। और जैकब और सन का मैं कौन सा एज फिल करूंगा, प्रेजेंट वाला, फ्यूचर वाला कि पास्ट वाला, पास्ट वाला ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5। बहुत बढ़िया, आ जाओ खोल दोगे तो क्या हो जाएगा बताना जरा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 और 7y को यहाँ ले आओ, 5 को वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। देखो एक बार इसको सॉल्व करोगे तो मैं बोल के छोड़ देता हूं, x का आंसर जो है वो कितना आएगा 40 और y का आंसर कितना आएगा 10। सॉल्व आप लोग खुद से कर लेना है इसको एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अभी यहां एक बार ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर में पहले आएगा एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और फिर आएगा एग्जाम्पलर का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये एक एक करके आता रहेगा, हमको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। एनसीईआरटी से भी क्या है देखो, इनिशियली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक एक्सरसाइज पुराने वाले किताब में था, और उन दोनों एक्सरसाइज में काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आप समझो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया आपके सिलेबस में से, लेकिन आप उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन फ्रेमिंग जो है वो हमको आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसीलिए एनसीईआरटी का वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला एक्सरसाइज और ऑप्शनल एक्सरसाइज का जितना सवाल है उसको भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही डाला है। और एक बार जब एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, पुराना वाला बुक का सारा क्वेश्चंस, तो उसके बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पलर का भी समझो कि मोस्टली 90% ऑफ ऑल द डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना अभी के बाद के क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है सारा। पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये कंप्लीटली नया आइडिया है आप लोग के लिए। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसके अंदर में आपको एक इक्वेशन के अंदर में यू विल सी की नंबर्स है कोफिशिएंट में, और दूसरे इक्वेशन में यू विल सी कि लेटर्स है। इसमें तो ए और बी यूज किया हुआ है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि के यूज किया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको बोलेगा कि इन दोनों इक्वेशन को मिलके एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल करने के लिए ए का और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों इक्वेशन मिलके कौन से कंडीशन को फुलफिल करना चाहता है, मेरे ख्याल में इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपको ए और बी का ऐसा वैल्यू बताना है जिसको यहाँ डालने से ये दोनों जो इक्वेशन है ये दोनों मिलके कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन होता क्या था, तो इट वाज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसा ए और बी बताना है मेरे को जिसके बाद में, मतलब जिसको यहाँ बिठाने के बाद में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। ये तीनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। लिखो सोल्यूशन को आप लोग साथ साथ लिखो, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन we must have a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. We must have a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. अब आप गिवन इक्वेशंस को ध्यान से देखो और देखो कि a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये सब जगह पे क्या क्या दिया हुआ। तो a1 की जगह पर मैं सोचता हूँ कि 2 दिया हुआ है और a2 की जगह पर दिया हुआ है a माइनस बी। तो इनको रिप्लेस करेंगे अपने वैल्यूज से, तो 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाना चाहिए, a माइनस बी। सेकेंड रेशियो क्या होगा, 3/a प्लस बी। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, तो 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। थोड़ा ध्यान से सोचना है इसके आगे। हाँ, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब आपको यहाँ से ए का और बी का क्या ढूंढना है, आंसर, या ए और बी का क्या ढूंढना है आपको, वैल्यू। अब वो वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, देखो कि सिंस आपके पास में यहाँ पर 3 अलग अलग रेशियो, तो आप इसको पेयर वाइज कंपेयर करोगे। जैसे पहले आप मान लो कि इन दोनों रेशियो को एक्सप्लोर कर लो, देखो कि इससे क्या कंडीशन या क्या इक्वेशन निकल के आता है। और इसको एक्सप्लोर कर लेने के बाद में आपको इन दोनों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, कि इन दोनों पेयर को आप एक्सप्लोर करके देखो कि इनसे क्या कंडीशन निकल के आता है। फर्स्ट सेकंड रेशियो को जब आप कंपेयर करके आगे सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपको ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगी। और सिमिलरली जब आप सेकंड और थर्ड रेशियो को भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको ए और बी में एक और इक्वेशन मिलेगा। और ए और बी में जब आपके पास में 2 इक्वेशन रहेगा तो वहां से आगे बढ़ने के लिए भी ऑलरेडी नो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। तो उन सब में से कोई भी मेथड डिप्लॉय करके आप ए और बी का आंसर ढूंढो। आया मेरे ख्याल में समझ। तो साथ साथ आप लोग भी कॉपी करते जाओ, ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा ही है। देखो फर्स्ट दोनों को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास में कंडीशन क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। थोड़ा आप लोग भी बोलते रहना, हाँ, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि समझ में आ रहा है आप लोग को। बाई ए प्लस बी, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपको क्या दे देगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, बताइए 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ये समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b, और ये क्या आ जाएगा बताइए 3a माइनस 3b। आई होप समझ में आ रहा होगा सारा। फिर आप एक काम कीजिए कि इस b को यहाँ भेज दीजिए, a को वहां भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा बताइए 2b, ये 3b यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो 5b, और 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a। ये हो गया मेरे लिए एक कंडीशन, ये एक इक्वेशन जो भी बोलो आप, और इस कंडीशन को आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है मेरे ख्याल, बोलो। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले कंडीशन को। हाँ, ये तो फर्स्ट वाला पेयर ऑफ रेशियो का हो गया, काम खत्म। अब सेकेंड और थर्ड रेशियो को एक्सप्लोर करोगे आप तो 3 डिवाइडेड बाय, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू ए प्लस बी। देखना कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना मेरे से। हाँ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अगर इसको एक्सप्लोर करूंगा तो 3 अंदर जाके क्या बन जाएगा बताओ,
9a, वेरी गुड, आगे बताओ, प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस b। एक काम करो कि सारा a और b को लेफ्ट साइड में ले आओ एक बार तो पहले, तो 9a माइनस 7a कितना आ जाएगा बताना जरा। 2a, 3b और एक b है वहां, अच्छा सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, 7b होना चाहिए, सॉरी ये होगा 7b, बताना जरा। 3b माइनस 7b क्या हो जाएगा, माइनस 4b की प्लस 4b, माइनस 4b, लिखते भी जाओ आप लोग साथ साथ, माइनस 4b और 6 को ये रहने दो, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैसे तो मैं मान लो कि ज्यादा पसंद मेथड ऑफ एलिमिनेशन को करता हूं, लेकिन यहां पर जैसा सिचुएशन बन रहा है ना, लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी होगा। क्यों ज्यादा इजी होगा, ऑलरेडी ए का वैल्यू आ रखा है 5b, बस ये उठा के इसमें पटक देता हूं तो मेरे पास में फट से बी का आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। इज दैट ओके? तो मैं अगले स्टेप में इसको कुछ इक्वेशन वगैरह मार्क नहीं कर रहा हूं, सीधा ही आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अभी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखो ए का वैल्यू कितना था मेरे पास में 5b, तो दिस एम्प्लाइज, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, दिस एम्प्लाइज 2 into 5b ए के जगह पे, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और साइड में आप चाहो तो बोल सकते हो कि फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को ये वाला मिला, ठीक है। हाँ लिख सकते हो, लिटरेचर का इतना कोई परेशानी नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दिस एम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज ये मिला के हो जाएगा 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां से 6b इज इक्वल्स टू 6 और यहां से b इक्वल्स टू 1, और फिर इक्वेशन 1 से अपने को मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 5 इंटू b की जगह पे 1, सो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। तो मेरे a का आंसर आ गया 5 और b का आंसर आ गया 1। और इन आंसर्स पे ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है मेरे ख्याल में? कर लो फटाफट, कॉपी कर लो। चल देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ो एक बार फटाफट। ये उसी के जैसा है बट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी। For what value of k will the following pair of linear equation have या has no solution? No solution का क्राइटेरिया क्या था, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। लिखो इस बात को, for no solution we must have a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, is not equals to c1 by c2, ठीक है। अब जरा इक्वेशंस को देख के अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचानो। तो a1 है मेरे ख्याल में 3, a2 है आपका 2k माइनस 1, तो 3 बाई 2k माइनस 1, b1 बाई b2 हो जाएगा 1 बाई k माइनस 1, तो 1 बाई k माइनस 1, और c1 बाई c2 आपका हो जाएगा 1 बाई 2k प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस। जब आप पेयर वाइज एक्सप्लोर करोगे इनको, तो पहले वही फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर और फिर सेकेंड एंड थर्ड पेयर। पेयर मतलब 3 रेशियो है इक्वेशन बनाने के लिए, मतलब ये लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में तो है नहीं। मैं बस इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए और इसका वैल्यू भी मतलब अनइक्वल होना चाहिए, और वहां से फिर सॉल्व करके इक्वेशन मिल जाएगा मेरे, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लोर करता हूँ। देखो 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 और 1 डिवाइडेड बाई k माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 होल। देख रहे हैं 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। मेरे ख्याल में 4 तो नहीं आएगा, 2k यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा k और वो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई थिंक 2 सेम साइन है ना, इक्वल टू के दोनों। तो यहां से मेरे को मिला k इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इसको भी एक्सप्लोर करूं, 1 बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। k को यहां ले आओ, 1 को वहां ले जाओ, तो आई थिंक क्या हो जाएगा बताओ, एक सेकेंड आ, इसको वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा बताओ, k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल। इस क्वेश्चन में टू बी ऑनेस्ट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज सेइंग कि k इक्वल्स टू 2 होना चाहिए एंड दिस इज सेइंग कि k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए
सॉरी के नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2। तो ऑब्वियसली हमारा फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, के इज इक्वल्स टू 2। लेकिन मैं ना एक सिचुएशन ऐसे ही एजम्पशन ले रहा हूँ कि मान लो कि सॉल्व करने के बाद में ऐसा होता कि एक जगह मेरे को मिला होता के इक्वल्स टू 6 और एक जगह मेरे को मिला होता या 6 भी नहीं, थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप ले लो कि के इक्वल्स टू आपको मिला होता +-6 एक जगह पे, मतलब एक रेशियो को एक्सप्लोर किया आपने और आपको ये आंसर मिला। सेकेंड रेशियो का आपने एक्सप्लोर किया और आपको मिला कि के इज नॉट इक्वल्स टू -6। मतलब जैसे ये पेयर ऑफ रेशियो आपने एक्सप्लोर किया, इससे तो आपको एक ही आंसर मिला, बट द क्वेश्चन माइट बी फ्रेम्ड इन सच अ वे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको दो आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा +6 और एक आंसर मिलेगा -6, और यहां से आपको मिलेगा कि के इज नॉट इक्वल्स टू -6। इस सिचुएशन में आप जरा सोच के बताओ कि आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, के इज इक्वल्स टू 6 आपका कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो +6 भी आया -6 भी आया, लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ क्या बोल रहा है कि -6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो -6 इन दोनों में से क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, और फाइनली आपका आंसर क्या रहेगा, के इक्वल्स टू 6। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना, बाकी इस टाइप का सिचुएशन में तो कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज ओनली वन सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो लिख लो इसके आगे, इसके नीचे, हेंस k is equals to 2, hence k is equals to 2। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम जो था उसका कलेक्शन। पढ़ो पहला क्वेश्चन फटाफट। चलो बताओ मेरे को, किसको x मानोगे, किसको y मानोगे। x मेरे ख्याल में आपको मानना चाहिए फिक्स चार्ज को, और y मानना चाहिए चार्ज फॉर फूड पर डे। ठीक है ना, चार्ज फॉर फूड पर डे। ये देखो आपको दो चीज पूछा ना, एक फिक्स चार्ज पूछा है, इसको अपन मान लेंगे x, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको हम क्या मान लेंगे, y। आया मेरे ख्याल में समझ में। फर्स्ट केस में आपका स्टे कितने दिनों का है और बिल कितने का आया है। स्टे मेरे ख्याल से 20 दिन का है और बिल कितने का आया है, 1000 रुपए का आया है। ठीक है ना, स्टे है आपका 20 दिन का और बिल कितने का आया है, 1000 रुपए का। तो इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, x, फिक्स चार्ज तो एक बार ही लगेगा। ठीक है, तो x प्लस 20 दिन का स्टे किया आपने, तो 20 दिन आपने खाना भी खाया होगा, तो उस हिसाब से 20y इज, और दोनों का सम इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, 1000। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, लिखो, लेट द फिक्स चार्ज बी x and the cost of food per day and the cost of food per day be y and the cost of food per day be y। फिर लिखना पहला इक्वेशन, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, सेकेंड वाला ना आप लोग देखो, जज करो और मुझे इक्वेशन बताने का ट्राई करो। मेरा दो बेसिक क्वेश्चन है पहले आपसे कि स्टे कितने दिनों का है आपका, 26, और बिल कितना आया है आपका 1180। तो इक्वेशन फ्रेम कैसे होगा, x आपका फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज के फूडिंग का चार्ज, दैट इज 26y, और दोनों मिला के एक्यूमुलेटेड चार्ज कितना होगा 1180। ठीक है, लिखो x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। सॉल्व इसको खुद से कर लेना आप लोग। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा गैप छोड़ दो, सॉल्विंग घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं ये चीज इग्नोर, और अभी इसको पढ़ो। ये भी बहुत इजी है, मतलब ऑलरेडी हम लोग का काफी बार किया हुआ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रैक्शन वाले सवालों में पहला एजम्पशन आप क्या लेते थे, x एंड y, नहीं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y। ठीक है, लिखो लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई y। अब जरा सवाल पे आ जाओ एक बार, ये पहले लाइन का मतलब बताओ क्या होगा। A fraction becomes this, मतलब उसका वैल्यू ये हो जाएगा if 1 is subtracted from the numerator। ठीक है ना, इसमें न्यूमरेटर कौन है, x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई y इज इक्वल्स टू 1/3। आया समझ में। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं, तो बनाना पड़ेगा। हम कैसे बनाएंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y,
दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, y को यहाँ ले आओ, तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलेगा। आइए सेकंड कंडीशन को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना है, करना कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/4। करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ, 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8। इसको लेफ्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर नॉट 1 2। अब बाकी इनको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर। बस इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना कि x और y आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, x डिवाइडेड बाय y। तो लेट्स से कि x का वैल्यू 5 आया है, y का वैल्यू 7 आया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5/7। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको हालांकि सॉल्व करके मैंने यहाँ रख दिया, 5/12 फाइनल आंसर आता है। आप क्रॉस वेरीफाई घर पे कर लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, इक्वेशंस यही होना चाहिए, सॉल्व करना अच्छे से, लास्ट में आंसर आपका क्या आना चाहिए 5/2। ठीक है, चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो इसको, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम्पलर में भी 2-3 क्वेश्चन। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस सम नॉनसेंस थिंग्स। मान लो कि कोई एक परीक्षा चल रहा है, जिस परीक्षा में राइट करने पे आपको मिलेगा +5 और रॉन्ग करने पे आपको मिलेगा मान लो कि -2। ऐसे रैंडमली सोच रहा हूं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने सपोज करो कि 3 क्वेश्चन राइट किया और 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए, उसका स्कोर क्या है, कैसे, ने मेरे को प्रोसेस समझाओ, मतलब वैल्यू नहीं चाहिए। उसने 3 सवाल राइट किया है और हर राइट सवाल के लिए क्या मिलेगा उसको +5, तो उसका राइट सवालों से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3 × 5, और रॉन्ग सवालों से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि 2 × -2, तो ऑल टुगेदर यहाँ से कितना आ जाएगा -4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और ओवरऑल स्कोर कितना हो जाएगा उसका 11, क्योंकि 15 - 4 इट विल बिकम 11। ये आइडिया होता है सोचने का। अब यहाँ पर आप देखो कि यश को फर्स्ट केस में टोटल स्कोर जो आया दैट वाज 40, टोटल स्कोर जो आया दैट वाज 40। फॉर एवरी राइट आंसर ही वाज अवॉर्डेड 3 मार्क्स। ठीक है, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर ही वाज लूजिंग 1 मार्क। ये समझ में आ रहा है। अब मैं अगर मन में ये अज्यूम करूं कि मान लो कि x इज इक्वल्स टू राइट आंसर्स, ठीक है, और मान लो कि y इज इक्वल्स टू रॉन्ग आंसर्स। मान लो कि मैंने x क्वेश्चंस को राइट किया और y क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, रॉन्ग किया। मुझे हर राइट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा था 3, और अगर मैंने x क्वेश्चंस राइट किया होगा तो मेरा कितना स्कोर बना होगा इसके चक्कर में 3x, और हर रॉन्ग आंसर के लिए मेरे को क्या मिल रहा था -1। क्या मिल रहा था मेरे को -1। तो y रॉन्ग आंसर्स के लिए मेरा कितना चला गया होगा, y इंटू -1, मतलब 1 रॉन्ग करूंगा तो -1, 2 रॉन्ग करूंगा तो -2, 3 रॉन्ग करूंगा तो -3, 5 रॉन्ग करूंगा तो -5, तो y रॉन्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा -y, या y इंटू -1 वट एवर यू से। आया बात समझ। और राइट से मिलने वाला पॉजिटिव मार्क्स, रॉन्ग से मिलने वाला नेगेटिव मार्क्स, सब मिला जुला के लास्ट में मेरा स्कोर कितना आया पेपर 40। सो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस सिचुएशन इनटू अ इक्वेशन, बताओ। देखो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ राइट आंसर into marks awarded for each right answer plus number of wrong answers into marks deducted for each wrong answer is equals to total score कितना होना चाहिए 40। ठीक है, 1 राइट से 3 मार्क मिलेगा, 2 राइट से 6 मार्क मिलेगा, 3 राइट से 9 मार्क मिलेगा, 4 राइट से 12 मार्क मिलेगा, x राइट से x इंटू 3 मार्क्स मिलेगा। 1 रॉन्ग से -1 जाएगा, 2 रॉन्ग से -2 जाएगा, 3 रॉन्ग से -3 जाएगा, y रॉन्ग से कितना जाएगा y इंटू -, और ये दोनों मिला के मेरा स्कोर कितना बन रहा है इस सिचुएशन में 40। सो इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम 3x - y इज इक्वल्स टू 40। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नहीं मैं लिखवा रहा हूं आपको, आप एक बार कुछ लिखो मत, ये आपको समझ में कितना है ये बताओ मेरे, थोड़ा पूरा पक्का। सो फर्स्ट यू टेल मी द सेकंड इक्वेशन एज वेल, और फिर मैं इसका लिटरेचर आपको लिखवा देता हूं कि कैसे लिखें। आप देखिए कि अगले केस में आपको हर राइट आंसर के लिए कितना मिल रहा है, देख लो यार बढ़िया से देख लो।
4 मिल रहा है आपको हर राइट आंसर के लिए, तो आपका इक्वेशन फ्रेमिंग कैसा होगा, x टाइम्स ऑफ 4, और हर रॉन्ग आंसर के लिए कितना जा रहा है आप, -2 जा रहा है, ठीक है ना। तो -2 अगर आपका जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस बोलिए y इंटू -2। और अगर ये आपके मार्क्स का वैल्यू हो कि राइट होने से 4 और रॉन्ग होने से -2, तो उस केस में आपका स्कोर कितना बन जाएगा, देखिए 50। स्कोर कितना बन जाएगा आपका 50, तो उस तरफ क्या होना चाहिए आपके पास में 50। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम 4x - 2y इज इक्वल्स टू 50, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो 2x - y इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और इसके बाद तो सिंपल सॉल्विंग, ठीक है ना। लिखो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इक्वल्स टू x, let number of right answers is equals to x and number of wrong answers is equals to y, and number of wrong answers is equals to y. Number of right answer is equals to x, number of wrong answer is equals to y. अब इसके अंदर इक्वेशंस को फटाफट कॉपी कर लो आप, सॉल्विंग वाला काम कर पे। देखो एक बार, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि सॉल्व करने के बाद में जो भी एक्स और वाई आता, वो एक्स और वाई आपका आंसर नहीं होता, वो आपके आंसर का दो अलग अलग पार्ट होता। कंबाइन करने के बाद आपका आंसर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए था, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स और वाई का आंसर आपके पास में आएगा, दैट इज नॉट योर आंसर। क्योंकि मेन क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा है। तो लेट्स से कि सॉल्व करके x का आंसर आया 5, ऐसे रैंडमली मान के चल रहा हूं, और y का आंसर सॉल्व करके आया 3, मतलब 5 क्वेश्चन आपने राइट किया और 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया। लेकिन सवाल में आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया, सवाल में ये पूछा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था। तो अगर आपने 5 राइट किया और 3 रॉन्ग किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहा होगा 8, 5 + 3। तो उस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी हालांकि मैंने सोल्यूशन सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कर दिया है। सॉल्व करने पे x 15 आता है, y 5 आता है, और दोनों जोड़ के 20 आपका आंसर हो। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि सॉल्व करने पे आंसर आपका क्या होना चाहिए 20, ना कि 15 और 5, ठीक है। चल रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो इसको, और इस पे तो मैं रगड़ देता हूं बस। हाँ देखो रीड कर लो एक बार, फिर डिस्कस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ इस टाइप का बात समझ में आएगा। मैं पहले बना के दिखाता हूं, एंड देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। देखो 2 केस है मेरे पास में, एक ऐसा और एक ऐसा। ध्यान से देखते जाना बस। हाँ, केस 1 आप समझिए कि ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी जो इससे 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। देयर इज अ कार एट ए एंड देयर इज अ कार एट बी। इन फर्स्ट केस द क्वेश्चन इज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, आइदर दे कैन बोथ मूव टुवर्ड्स राइट और दे कैन बोथ मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं ऐसे रैंडमली राइट की तरफ ही सॉल्व करता हूँ। एंड इन दिस केस दे आर सेइंग कि शुरू में तो इनके बीच में एक गैप है, कितना गैप है बताओ, 100 किलोमीटर का। इन क्वेश्चन से कि आफ्टर 5 आवर्स, कितने टाइम के बाद में 5 आवर्स के बाद दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। अब मेरा आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस केस में ये जो मीटिंग होना है, कैन दैट हैपन समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ ए? नो, लॉजिकली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। कैन दैट मीटिंग हैपन समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी? वहां पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी से पीछे तो नहीं आएगा, जाने से तो वो आगे ही जाएगा। तो द मीटिंग मस्ट हैपन वेयर? आफ्टर बी, ऑन द राइट साइड ऑफ बी, या एट सम पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ बी। तो सपोज करो कि मैं उस मीटिंग पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये वाला, कि इस पॉइंट पे आके दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। यहां तक सब कुछ लॉजिकल है, क्लियर एकदम से। और मेरे से ये पूछा है कि ए से जो गाड़ी स्टार्ट हुआ और बी से जो गाड़ी स्टार्ट हुआ, उन दोनों का स्पीड बताओ। क्या बताओ? स्पीड बताओ। तो मैं ए वाले गाड़ी का स्पीड ले लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी वाले गाड़ी का स्पीड ले लेता हूं y किलोमीटर पर आवर,
यहां तक देखो, अगर सारा बात क्लियर हो तो बता, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल ज्योमेट्रिकल आइडिया है मेरे पास में, वो आइडिया ये है कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ए सी। बी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बी सी। और ए सी में से अगर आप बी सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप मुझे बताओ कि इस फोटो के हिसाब से क्या बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए बताओ, ए बी, ठीक है ना। देखो यहां ध्यान से देखो, फिर से मैं बिगिनिंग से एक बार बता देता हूं। केस 1 में द कार्स वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, और ये लोग एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे था बताओ, 100 किलोमीटर। ये चीज बताया मेरे को क्वेश्चन। फिर मेरे को बोल रहा है कि इनको सेम डायरेक्शन में जाना है, तो ये तो दोनों कार को आप इस तरफ मूव करवा दो, ये फिर आप दोनों कार को उस तरफ मूव करा दो। मैंने ऐसे कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरफ मूव करवाया। काफी लॉजिकली हम कह सकते हैं कि अगर दोनों कार इसी तरफ मूव कर रहा है और स्टार्टिंग में ए वाला कार यहाँ पे है, बी वाला कार यहाँ पे है, तो जो मीटिंग का लोकेशन होगा ना इनका, वो ए के लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज नो कार इज गोइंग दैट साइड। और ए और बी के बीच में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा बी विल स्टार्ट मूविंग, वो इस पोजीशन पे रुका हुआ रहेगा ही नहीं। तो ए और बी के बीच में कभी भी मीटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज वी विल नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन, वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मीटिंग पक्का होगा बी के बियॉन्ड किसी एक पॉइंट पे। कहां मीटिंग होगा, आई डोंट नो। सो लेट अस रैंडमली सपोज कि वो मीटिंग कौन से पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट पे होगा। अभी बेसिक ज्योमेट्री से मैं कह सकता हूं कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सी, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। एंड डिस्टेंस ए सी में से अगर आप डिस्टेंस बी सी माइनस करोगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, ए बी बचेगा। बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है ना। ए सी डिस्टेंस में से बी सी डिस्टेंस अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ऑब्वियसली ए बी बचेगा। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आता है कि ए सी एक्चुअली क्या है। तो ए सी एक्चुअली है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टैंडिंग एट पोजीशन ए टिल इट रीचेस द मीटिंग पॉइंट। शुरू में गाड़ी कहां था आपका, ए पे, और ये कहां पहुंच गया, सी पे। तो ये ए से सी पे पहुंचने के लिए बंदे ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट डिस्टेंस इटसेल्फ इज ए सी। डू यू एग्री विद दैट? कैन यू टेल मी इंटरप्रिटेशन ऑफ बी सी? ट्राई करो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टैंडिंग एट बी टू रीच द मीटिंग पॉइंट। हाउ मच डू यू एग्री? पूरा पक्का? और ए बी तो मेरे को दिया हुआ ये सवाल में कितना रहेगा, 100 किलोमीटर। क्या यहां तक सब कुछ ओके है? श्योर। नाउ डू वी रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? क्या था? स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनते जाना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम हियर? इसमें कितना कंफ्यूजन है आपको बताओ? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल में। अब आप देखो कि ए पे जो गाड़ी आपका खड़ा था उसका स्पीड कितना है और उसको सी पहुंचने में समय कितना लगेगा, 5 घंटा। तो आपके डिस्टेंस का वैल्यू, यानी कि इस गाड़ी द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मेट से। 5x बोलो या x इंटू 5 बोलो, आया बात समझ। और एसी ही तो वो चीज है, तो एसी के जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बताओ? मैं एक बार x इंटू 5 ही लिखता हूं, स्पीड इंटू टाइम। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। बीसी का मतलब क्या था, मेरे को फिर रियलाइज करवाओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टैंडिंग एट बी टिल इट रीचेस सी। अभी कार जो बी पे खड़ा था उस बेचारे का स्पीड कितना था बताओ, y, और उसको समय कितना लगने वाला था, 5 घंटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। नहीं आया समझ? बंदे का स्पीड कितना है, y, और बंदे को समय कितना लगेगा, 5 घंटा, तो y इंटू 5, ठीक है ना। माइनस, और ए बी का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 100, तो ये आ जाएगा। ओके, क्लियर पक्का? और सबको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से। तो क्या दिखेगा बताओ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। कितना क्लियर हुआ बताओ? थोड़ा पूरा पक्का? अब एक बार सेकंड केस में आपको रिकॉल करा देते और फिर मैं सवाल वापस पढ़वा दूंगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा था कि एक गाड़ी ए पे खड़ा रहेगा, दिस इज माय केस 2, और एक गाड़ी बी पे खड़ा रहेगा, और इस बार ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कहां मूव करेगा बताओ, ऑपोजिट। इस वाले में ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इसमें सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दोनों राइट की तरफ या फिर दोनों लेफ्ट की तरफ। मैंने राइट से सॉल्व किया इसको। और इसमें क्या होगा कि दे आर सपोज टू ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्राई टू थिंक। एक बंदा यदि राइट की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा बंदा लेफ्ट की तरफ मूव करे, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वाले बंदे का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड इसका स्पीड कितना है,
y किलोमीटर पर आवर। नाउ अगेन आई विल आस्क यू अ फ्यू बेसिक क्वेश्चंस और उससे हम आंसर पे पहुंचने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इस केस में इट वाज क्वाइट क्लियर, द मीटिंग कैन नॉट हैपन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए और बिटवीन ए एंड बी, इट हैज टू हैपन समवेयर बियॉन्ड बी। आया बात समझ? इस वाले में व्हाट डू यू से कि मीटिंग का लोकेशन किधर होना चाहिए, ए के लेफ्ट में, बी के राइट में, कि ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच। एग्री करते हो इस बात के साथ में? लेट अस रैंडमली सपोज कि किसी एक पॉइंट सी पे आके मिल जाएगा, ओके। नाउ ट्राई टू थिंक कि इस बार एसी क्या होगा। एसी होगा वापस से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टैंडिंग एट पोजीशन ए टू रीच द मीटिंग पॉइंट। बीसी क्या होगा बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टैंडिंग एट बी टू रीच द मीटिंग पॉइंट। और आप मेरे को बताओ कि इन दोनों का सम ज्योमेट्रिकली किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी के इक्वल होना चाहिए? नहीं, AC distance plus BC distance is same as AB distance. What is AB distance? 100. So let me just frame the equation. अब आप सोचें कि AC हो गया distance traveled by car standing at A to reach the meeting point. BC हो गया distance traveled by B, मतलब distance traveled by car standing at B to reach the meeting point, और AB हो गया आपका 100। और सेकेंड केस में ना क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि they are going to meet in 1 hour। कितने देर में मिलेगा ये लोग? 1 hour। अब मेरे को फिर से याद कराओ आप कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। एसी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? इनटू 1 प्लस इससे क्या हो जाएगा? y इंटू 1, परफेक्ट। और इससे क्या हो जाएगा? 100। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और एक बार जब इक्वेशन आपका बन गया ना तो सॉल्विंग तो हम ऑरली कर सकते हैं। सोचो एकदम सिंपल सिचुएशन है, दोनों को एक बार ऐड कर दो तो y y कट गया, तो i x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 120, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60, और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 40। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन मेन चीज है कि ये इक्वेशन का जो फ्रेमिंग का तरीका है वो जनरली स्टूडेंट्स लोग को नहीं क्लियर रहता, ठीक है। हैवी क्वेश्चन है, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं, लेकिन रिवाइज कराने से पहले एक बार आप लोग और डिटेल में इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ और फिर डिस्कस करते हैं। सुनो, मैं ये कह रहा था, देखो वो सारा का सारा सॉल्व करने के बाद में क्या निकलेगा वहां से कमेंट करेंगे, यहां से। और बिना सॉल्व किए तो दिमाग नहीं लगा। अब सुनो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ के एक बात पक्का क्लियर है कि स्टार्टिंग डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितने का है? बी फास्ट एंड लाउड। स्टार्टिंग डिस्टेंस कितने का है? 100 किलोमीटर का। फर्स्ट केस में दे विल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते समय व्हाट इज द टाइम दैट दे विल टेक टू मीट ईच अदर? 5 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो देखिए आप, शुरू में डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। मीटिंग मतलब दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो मीटिंग जो होगा वो बियॉन्ड बी किसी पॉइंट पे होगा। इक्वेशन आपका बनेगा ये वाला। इस इक्वेशन में माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया? तो उसका लॉजिक है कि ज्योमेट्रिकली जो सिचुएशन बन रहा है हम उसके हिसाब से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो AC हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए, BC हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट B, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल्स टू AB आ रहा है इस ज्योमेट्रिक फिगर के हिसाब से। आया बात समझ? बाकी फिर आई नो कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे कार एट ए का स्पीड कितना है? x। इस वाले केस में टाइम कितना लगने वाला है मीटिंग के लिए? 5 घंटा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा x इंटू 5। यहाँ पे कार एट B का स्पीड कितना है? y। टाइम कितना लगेगा मीटिंग के लिए? 5 घंटा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इंटू 5। और डिफरेंस कितने का था? 100 का, इसलिए इक्वल्स टू 100। बाकी इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए मैंने सारे टर्म को 5 से डिवाइड कर लिया, तो मेरा आंसर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। हाँ, ये भी निकाला नहीं बेटा, इसको मानो कि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन का तो इक्वेशन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे कोई चीज तो चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। वो इक्वेशन बनाने के लिए आइडिया ये वाला है, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस का वैल्यू होगा AB, ठीक है। सेकेंड केस में दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, स्टिल इस केस में भी इनका स्टार्टिंग में जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए? 100, ठीक है ना। तो AB का डिस्टेंस यहाँ पे भी 100 है, लेकिन अगर ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दो बात है, एक कि मीटिंग होगा कहीं ना कहीं A और B के बीच में, दूसरा कि मीटिंग के लिए टाइम कितना चाहिए? 1 घंटा। ये तो क्वेश्चन में हमको बोला हुआ ही है। इस केस में जैसे ज्योमेट्रिक फिगर के हिसाब से इक्वेशन बन रहा था मेरा AC माइनस BC इक्वल्स टू AB, इस केस में माइनस करके इक्वेशन नहीं बनेगा, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट A प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट B इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB, दोनों मिलके जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। हेंस आई विल गेट AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB। AC का मीनिंग है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट A, तो स्पीड हो गया कार का x, टाइम लगने वाला है 1 घंटा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? x इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम।
फिर BC का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट B, ठीक है ना, और डिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। कार एट B का स्पीड कितना है y, और टाइम कितना लगने वाला है 1 घंटा, देयरफॉर y इनटू 1, और ये दोनों मिला कितना होना चाहिए 100। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास में, तो आई विल लीव इट एज इट इज, x + y = 100। फर्दर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो एक बार एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, तो y कट जाएगा, 2x = 120, और वहां से x = 60, y = 40। तो स्पीड ऑफ द कार एट A is equals to 60 km/h, स्पीड ऑफ कार एट B is equals to 40 km/h। क्लियर है मेरे ख्याल? एक दो लाइन आप लोग लिख लो, बाकी PDF जब आएगा तब लिखते रहना। इसको हालांकि मैंने सॉल्व करके भी दे दिया है जो पूरा आंसर है, तो आप इसका भी सपोर्ट दे सकते हैं। लिखिए, let the speed of car at A be x km/h, and the speed of car at B be y km/h, हाँ नहीं, फर्स्ट केस वगैरह इसके बाद बनेगा, ये तो कॉमन एजम्पशन है जो दोनों में वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद में केस 1 केस 2 करके आप चाहें तो ये वाला पेज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो आज यहाँ सॉल्व कर रहे हैं।